हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स के बारे में। मैक्सिला और मैंडिबल हम दोनों पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम मैक्सिलरी एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स पढ़ेंगे और दूसरे वीडियो में हम मैंडिबल के लैंडमार्क्स पढ़ेंगे। हमें एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है? मैक्सिला और मैंडिबल की जो इडेंचुलस रिज होती है वो हमें कंप्लीट डेंचर डिज़ाइन करने में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो कंसिस्टेंसी होती है म्यूकोजा और जो अंडरलाइंग बोन की आर्किटेक्चर है वो हर पार्ट में अलग अलग होती है। आपकी जो रिज है ज़रूरी नहीं है कि पूरी एंटायर रिज में वो यूनिफॉर्म हो। हर जगह अलग अलग जगह पे अलग अलग कंसिस्टेंसी और आर्किटेक्चर हो सकता है। इसीलिए हमें रिज के बारे में बहुत डिटेल में अच्छे से समझना ज़रूरी है ताकि हमें पता चल सके कि कौन सा एरिया है रिज का जहाँ पर हम ज़्यादा फोर्स लगा सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं, या फिर कौन सा एरिया है जो फोर्स को विथस्टैंड कर पाएगा और कौन सा एरिया है जहाँ पर फोर्स बिल्कुल भी नहीं देना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हम इस वीडियो में सिर्फ मैक्सिला के लैंडमार्क्स पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं मैक्सिलरी लैंडमार्क के बारे में। मैक्सिलरी लैंडमार्क्स कौन कौन से हैं जो हम इंक्लूड करने वाले हैं यहाँ पर? बेसिकली ये 3 टाइप में डिवाइड होते हैं: लिमिटिंग स्ट्रक्चर, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, रिलीफ एरियाज। जैसा कि इनका नाम है वैसा ही इनका काम है, जो कि हम आगे चलकर पढ़ेंगे। लिमिटिंग स्ट्रक्चर, लिमिटिंग मतलब लिमिट करना। ये डिटरमाइन करते हैं और कन्फाइन करते हैं जो डेंचर है उसका एक्सटेंट कितना होना चाहिए। यानी कि ये वो स्ट्रक्चर हैं जो बताते हैं कि हमारा डेंचर कितनी दूर तक होना चाहिए, कौन से स्ट्रक्चर तक होना चाहिए और कहाँ पर उसे एंड हो जाना चाहिए। मैक्सिला में 6 लिमिटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि लेबियल फ्रीनम, लेबियल वेस्टिब्यूल, बक्कल फ्रीनम, बक्कल वेस्टिब्यूल, हैमुलर नॉच, पोस्टीरियर पैलेटल सील एरिया। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं लेबियल फ्रीनम के बारे में। लेबियल फ्रीनम, लेबियल फ्रीनम एक फाइब्रस बैंड होता है जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है और ये एक्सटेंड करता है लेबियल एस्पेक्ट ऑफ रेसिडुअल रिज से लिप तक। डायग्राम में समझते हैं। ये एरिया, इसे हम कहेंगे लेबियल फ्रीनम। ये हमारे लिप्स, जो हमारी एल्वेलर रिज है, जिसका जो हिस्सा लेबियल साइड हमारे लिप्स की तरफ दिखाई देता है, उस हिस्से से और लिप के बीच वाला जो एरिया होता है उसे लेबियल फ्रीनम कहते हैं। ये एक अटैचमेंट टाइप की होती है, मसल होती है, फाइब्रस बैंड होता है और ये म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। इसमें कोई मसल फाइबर नहीं होता, इसीलिए हम इसको पैसिव फ्रीनम भी कह सकते हैं। एक वी शेप की नॉच बनानी पड़ती है जब भी हम इम्प्रेशन लेते हैं या फिर जब हम डेंचर बनाते हैं। अगर हम वी शेप की नॉच नहीं बनाएंगे तो वो फ्रीनम को अकोमोडेट नहीं करेगा डेंचर, और हमारा डेंचर ड्यूरिंग मेस्टिकेशन या फिर और कोई फंक्शन जैसे कि बात करने में हमारा डेंचर डिस्प्लेस होगा। लेबियल नॉच है वो नैरो तो होनी ही चाहिए, बट उसके साथ साथ डीप भी होनी चाहिए, नहीं तो वो इंटरफेरेंस को अवॉइड नहीं कर पाएगा। लेबियल वेस्टिब्यूल, लेबियल वेस्टिब्यूल क्या है? ये ओरल कैविटी का वो पोर्शन होता है जो बाउंडेड होता है एक साइड तो दांत, जिंजाइवा और एल्वेलर रिज से, और इसके दूसरी साइड होता है लिप्स और चीक्स। यानी कि दांत, जिंजाइवा और एल्वेलर रिज वाले एरिया के ऑपोजिट साइड में लिप्स एंड चीक्स होते हैं और उसके बीच वाला जो एरिया होता है हम उसे लेबियल वेस्टिब्यूल कहते हैं। ये एक बक्कल फ्रीनम से दूसरे बक्कल फ्रीनम के बीच में रन करता है।
ये दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट, यानी कि लेफ्ट लेबियल वेस्टिब्यूल और राइट लेबियल वेस्टिब्यूल। ऑर्बिकुलरिस ऑरिस लिप की मेन मसल होती है। लेबियल वेस्टिब्यूल की जो टोन है वो डिपेंड करती है जो सपोर्ट हमें मिलता है, एक तो लेबियल फ्लैंज से और दूसरा जो आर्टिफिशियल टीथ होते हैं, वो हमें जितना सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे उतनी ही उसकी टोन होगी। लेबियल वेस्टिब्यूल के जो फाइबर्स हैं वो हॉरिजेंटली रन करते हैं और इनका डेंचर के डिस्प्लेसमेंट में इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है, यानी कि इनडायरेक्टली डेंचर को डिस्प्लेस करने में इनका हाथ होता है। इस एरिया में जो मसल्स होती हैं वो बहुत ही थिन होती हैं और उनका इन्फ्लुएंस भी बहुत ही कम होता है। जो लेबियल और बक्कल बॉर्डर्स होते हैं वो भी इतने इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं बक्कल बॉर्डर सील के लिए, क्योंकि लिप और चीक ये दोनों फेशियल सील क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी आ जाती है। इसीलिए लेबियल और बक्कल बॉर्डर की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं होती है। बक्कल फ्रीनम, बक्कल फ्रीनम सेपरेट करता है लेबियल और बक्कल वेस्टिब्यूल को। हम डायग्राम में देखते हैं। मान लीजिए ये एक वेस्टिब्यूल है, इसमें यहां पर आ गया फ्रीनम, बक्कल फ्रीनम। तो फिर ये जो एरिया है टुवर्ड्स आगे की तरफ, ये हो गया लेबियल पार्ट, और ये जो पीछे की तरफ हो गया ये हो गया बक्कल पार्ट। तो यहां आप देख रहे हैं जो हमारा बक्कल फ्रीनम है, इसने डिवाइड कर दिया वेस्टिब्यूल को लेबियल और बक्कल पार्ट में। बक्कल फ्रीनम में 3 तरीके की मसल्स होती हैं। लिवेटर एंगुलाई ऑरिस, ये फ्रीनम के नीचे की तरफ होती है। ऑर्बिकुलरिस ऑरिस, ये फ्रीनम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुल करता है, और जो बक्सिनेटर है वो फ्रीनम को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुल करता है। ये हमें याद रखना है कि फॉरवर्ड में कौन सी मसल पुल करती है और बैकवर्ड में कौन सी मसल पुल करती है। अभी जो हमने मसल्स के बारे में बात किया, ये तीनों मसल्स इन्फ्लुएंस करती है बक्कल फ्रीनम की पोजीशन को, इसीलिए हमें एक वाइड क्लियरेंस, अच्छा खासा क्लियरेंस हमें बक्कल फ्लैंज में देना पड़ता है जब हम डेंचर बनाते हैं, नहीं तो डेंचर स्टेबल नहीं रहेगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। बक्कल वेस्टिब्यूल, बक्कल वेस्टिब्यूल आगे बक्कल फ्रीनम से लेकर पीछे हेमुलर नॉच तक एक्सटेंड होता है। जो हमारा वेस्टिब्यूल का हिस्सा बक्कल फ्रीनम के बाद वाला और हेमुलर नॉच तक, जो हमने डायग्राम में देखा था पहले भी, ये हेमुलर नॉच वाला एरिया है, ये बक्कल फ्रीनम है। तो बक्कल फ्रीनम का ये वाले हिस्से को हम बक्कल वेस्टिब्यूल कहते हैं, वेस्टिब्यूल। बक्कल वेस्टिब्यूल का जो साइज है वो वेरी करता है बक्सिनेटर के कॉन्ट्रैक्शन पर, मैंडिबल की पोजीशन पर, और कितना बोन लॉस हुआ है मैक्सिला में उस पर। जब भी माउथ ओपनिंग होती है उस समय रेमस और जो कोरोनॉइड प्रोसेस है वो एंड मैसेटर, ये मॉडिफाई करते हैं वेस्टिब्यूल के साइज को। जब माउथ ओपन होता है और मैंडिबल साइड बाय साइड मूवमेंट करता है, तो मैंडिबल का जो कोरोनॉइड प्रोसेस है वो पास में आ जाता है मैग्लरी सल्कस के डिस्टोबकल पोर्शन के पास। इसीलिए हमें जो डिस्टल एंड होता है बक्कल फ्लैंज का डेंचर में, उसे एडजस्ट करना पड़ता है ताकि वो किसी प्रकार का इंटरफेरेंस प्रोवाइड ना करे कोरोनॉइड प्रोसेस को जब हमारा मुंह खुलता है। हेमुलर नॉच, हेमुलर नॉच क्या है? हेमुलर नॉच एक डिप्रेशन होता है जो कि मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी और हेमुलस ऑफ मीडियल टाइगोइड प्लेट के बीच में प्रेजेंट होता है। चलिए हम डायग्राम में देखते हैं।
जैसे कि ये मैक्सिलरी डेंचर हो गया, ये रिज होगी, ये हो गया हमारा हैवलर नॉच। हैमुलर नॉच। इसमें लूज एरियोलर टिश्यू होता है और इस रीजन में जो टिश्यू है वो सेफली डिस्प्लेस हो जाता है टू अचीव पोस्टीरियर पैलेटल सील। डेंचर का जो डिस्टोलेटरल बॉर्डर होता है वो रेस्ट करता है हैमुलर नॉच पर, और जो हमारा डेंचर होता है वो एक्सटेंड करता है हैमुलर नॉच तक, यानी कि हमारा जो डेंचर है वो हैमुलर नॉच पर रुक जाना चाहिए। हैमुलर नॉच के आगे डेंचर को हमें नहीं बढ़ाना है। अगर डेंचर का बॉर्डर है वो एंटीरियरली मैक्सिलरी ट्यूब्रोसिटी तक रहेगा तो जो डेंचर है उसमें रिटेंटिव प्रॉपर्टीज नहीं रहेंगी, क्योंकि जो बॉर्डर सील है वो एब्सेंट होगा, क्योंकि जो डेंचर का बेस है वो नॉन रेजिलिएंट टिश्यूज के ऊपर प्लेस होगा। पोस्टीरियर पैलेटल सील एरिया। पोस्टीरियर पैलेटल सील एरिया क्या है? पोस्टीरियर पैलेटल सील एरिया सॉफ्ट टिश्यू है जो कि जंक्शन पे होता है सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट के। यहाँ पर प्रेशर अप्लाई किया जाता है बट फिजियोलॉजिकल लिमिट्स में, ताकि डेंचर में रिटेंशन प्रोवाइड की जा सके। अगर हम डायग्राम में देखेंगे, ये डेंचर हो गया, रिज होगी, ये है हमारा पोस्टीरियर पैलेटल सील एरिया। पोस्टीरियर पैलेटल सील एरिया। ये सॉफ्ट पैलेट का वो हिस्सा होता है जो कि डेंचर के पोस्टीरियर सरफेस के कांटेक्ट में आता है। इसे हम एंटीरियर और पोस्टीरियर वाइब्रेटिंग लाइंस के बीच का एरिया भी कह सकते हैं। ये प्रिवेंट करता है एयर की एंट्री डेंचर बेस और सॉफ्ट पैलेट के बीच में। पोस्टीरियर पैलेटल सील एरिया के हम कुछ फंक्शंस को देख लेते हैं, जैसे कि इसका मेन फंक्शन होता है रिटेंशन प्रोवाइड करना। ये कांस्टेंट कांटेक्ट बनाकर रखता है सॉफ्ट पैलेट और डेंचर के बीच में, जबकि कोई फंक्शनल मूवमेंट होता है जैसे कि स्पीच, मैस्टिकेशन एंड डेग्लूटेशन। ये गैग रिफ्लेक्स की टेंडेंसी को भी कम कर देता है और जो सॉफ्ट पैलेट और डेंचर बेस है उसके बीच में गैप को भी क्रिएट नहीं होने देता। पोस्टीरियर पैलेटल सील प्रिवेंट करता है फूड एक्युमुलेशन डेंचर के पोस्टीरियर बॉर्डर और सॉफ्ट पैलेट के बीच में, और ये पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज जो होता है डेंचर में उसे भी कॉम्पनसेट करता है। पोस्टीरियर पैलेटल सील एरिया को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि टेरिगोमैक्सिलरी सील एरिया और पोस्ट पैलेटल सील। टेरिगोमैक्सिलरी सील एरिया वो पार्ट होता है जो एक्सटेंड करता है हैमुलर नॉच के पास। ये 3 से 4 mm एंटीरोलेटरली एक्सटेंड करता है और एंड हो जाता है म्यूकोजिंजाइवल जंक्शन ऑन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द मैक्सिलरी रिज। चलिए हम इसे डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं। ये हो गया हमारा डेंचर, ये हो गई रिज। यहां पर ये जो एरिया है ये है हमारा टेरिगोमैक्सिलरी सील एरिया। हैमुलर नॉच प्रेजेंट होता है मैक्सिलरी ट्यूब्रोसिटी और हैमुलर प्रोसेस के बीच में, और इसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है और थोड़े से फाइबर्स होते हैं टेंसर वेलाई पैलेटिनी मसल के, जो कि थिन म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं। जब माउथ ओपन होता है तो म्यूकस मेम्ब्रेन की पोजीशन भी चेंज होती है और इसीलिए हमें इसे
बहुत ही सावधानी से रिकॉर्ड करने की ज़रूरत है। जो डेंचर का पोस्टीरियर एक्सटेंट है उसे हमें हेमुलर नॉच तक खत्म कर देना है, उसके आगे एक्सटेंड नहीं करना है। अगर हेमुलर प्रोसेस के ऊपर डेंचर जाता है तो वो बाद में पेशेंट को सीवियर पेन कॉज करेगा। अब जानते हैं पोस्ट पैलेटल सील के बारे में। पोस्ट पैलेटल सील एक्सटेंड करता है दोनों मैक्सिलरी ट्यूब्रोसिटी के बीच में। जैसे कि हम डायग्राम में देखते हैं, ये हमारा डेंचर है, ये हमारी रिज हो गई। तो अब यहां पर हमारा जो पोस्ट पैलेटल सील है वो है ये। इसे कहेंगे पोस्ट पैलेटल सील। जब भी हम पोस्ट पैलेटल सील एरिया रिकॉर्ड करते हैं तो हमें कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि जो पोस्टीरियर बॉर्डर होता है डेंचर का वो कभी भी मिड पैलेटाइन रैफे और पोस्टीरियर नेजल स्पाइन को कवर नहीं करना चाहिए। अगर पैलेटिन में कोई टोराई है तो हमें उसे रिमूव करना चाहिए, नहीं तो वो पैलेटल सील बनाने नहीं देगा और वहां पर रिटेंशन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। फोविया पैलेटिना भी इन्फ्लुएंस करता है पोस्टीरियर बॉर्डर, जो डेंचर का पोस्टीरियर बॉर्डर है उसकी पोजीशन को, और हम डेंचर को 1 to 2 mm एक्सटेंड कर सकते हैं फोविया पैलेटिना से। अगर मिड पैलेटिन फिशर प्रेजेंट है तो हमें पोस्टीरियर पैलेटल सील को एक्सटेंड करना चाहिए उस तक, ताकि एक अच्छी पेरिफेरल सील बन सके। अगर पेशेंट में थिक रोपी सलाइवा है तो हमें फोविया पैलेटिना को ओपन या अनकवर्ड छोड़ देना चाहिए, नहीं तो ये सलाइवा, जो थिक सलाइवा है, वो टिश्यू और डेंचर के बीच में फ्लो करेगा और वहां पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को इंक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से डेंचर डिस्प्लेस हो जाएगा। वाइब्रेटिंग लाइन। वाइब्रेटिंग लाइंस क्या है? वाइब्रेटिंग लाइन इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो कि सॉफ्ट पैलेट में प्रेजेंट होती हैं, और ये सॉफ्ट पैलेट के मूवेबल और इमूवेबल टिश्यूज को डिवाइड करती हैं, जो कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब ये टिश्यूज मूव करेंगे। सॉफ्ट पैलेट में ये इमेजिनरी लाइन मोशन को, बिगनिंग को डिटेक्ट करता है जब पेशेंट आह बोलता है। ये एक्सटेंड करता है एक हेमुलर नॉच से दूसरे हेमुलर नॉच तक, यानी कि ये दोनों हेमुलर नॉच के बीच में रहती है, और ये पास करती है 2 mm इन फ्रंट ऑफ फोविया पैलेटिना। जो वाइब्रेटिंग लाइन है वो हमेशा सॉफ्ट पैलेट के ऊपर होनी चाहिए। जो डिस्टल एंड होता है डेंचर का, ट्यूब्रोसिटीज को कवर करना चाहिए और एक्सटेंड करना चाहिए हेमुलर नॉचेस तक, और 1 से 2 mm पोस्टीरियर टू वाइब्रेटिंग लाइन डेंचर को एक्सटेंड करना चाहिए। वाइब्रेटिंग लाइन 2 तरीके की होती है, एंटीरियर वाइब्रेटिंग लाइन और पोस्टीरियर वाइब्रेटिंग लाइन। पहले देखते हैं एंटीरियर वाइब्रेटिंग लाइन के बारे में। एंटीरियर वाइब्रेटिंग लाइन इमेजिनरी लाइन है जो कि प्रेजेंट होती है हार्ड पैलेट के इमूवेबल टिश्यूज और सॉफ्ट पैलेट के स्लाइटली मूवेबल टिश्यू के बीच में। हम डायग्राम में देखते हैं। मान लीजिए ये हमारा डेंचर है और यहां पर हमारी रिज, तो ये हो गया हमारा एंटीरियर वाइब्रेटिंग लाइन। एंटीरियर वाइब्रेटिंग लाइन। एंटीरियर वाइब्रेटिंग लाइन को हम वेल्सेल्वा मनूवर करके डिटेक्ट कर सकते हैं, और इसे मेजर करने के लिए हम पेशेंट को
आह बोलने के लिए भी बोल सकते हैं शॉर्ट विग्रस बर्स्ट में। और जो एंटीरियर वाइब्रेटिंग लाइन है वो क्यूपिड बो शेप में होती है, जैसे कि हमने देखा इस शेप में होती है, ये क्यूपिड बो शेप है। पोस्टीरियर वाइब्रेटिंग लाइन, ये इमेजिनरी लाइन जंक्शन पे होती है सॉफ्ट पैलेट के लिमिटेड मूवमेंट वाले हिस्से से और सॉफ्ट पैलेट के मार्क्ड मूवमेंट वाले हिस्से पे, यानी कि जो सॉफ्ट पैलेट का लिमिटेड मूवमेंट शो करने वाला पोर्शन है और मार्क्ड मूवमेंट शो करने वाला पोर्शन है, उसके जो जंक्शन है वहां पर जो वाइब्रेटिंग लाइन प्रेजेंट होती है उसे हम पोस्टीरियर वाइब्रेटिंग लाइन कहेंगे। चलिए डायग्राम में देखते हैं। जैसे कि ये हमारा डेंचर हो गया, रिच, हमने एंटीरियर वाइब्रेटिंग लाइन बनाई थी, ये हमारी एंटीरियर वाइब्रेटिंग लाइन थी, और अब हमारी पोस्टीरियर वाइब्रेटिंग लाइन ये होगी, इसे कहेंगे पोस्टीरियर वाइब्रेटिंग लाइन। पोस्टीरियर वाइब्रेटिंग लाइन एपोन्यूरोसिस ऑफ टेंसर वेलाई पैलेटिनी और मस्कुलर पोर्शन ऑफ सॉफ्ट पैलेट के जंक्शन को भी डिफाइन करता है, यानी कि रिप्रेजेंट करता है। इसे भी हम आह बोलकर रिकॉर्ड करते हैं। हम पेशेंट को बोलते हैं कि नॉर्मल नॉन विग्रस फैशन में आह बोले ताकि हम उसे रिकॉर्ड कर सके। और अनलाइक एंटीरियर वाइब्रेटिंग लाइन जो कि एक क्यूपिड बो शेप में थी, हमारी जो पोस्टीरियर वाइब्रेटिंग लाइन है वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट होती है। सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, जैसा कि नाम है सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, यानी कि ये किसी ना किसी तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होगा। ये लोड बेयरिंग एरियाज होते हैं जहां पर मिनिमल रिज रिजॉर्प्शन होता है अगर उनमें कांस्टेंट लोड दिया जाए, यानी कि ये मैक्सिला के वो हिस्से हैं जहां पर हम कांस्टेंट फोर्स दें, उसके बाद भी वहां पर रिज रिजॉर्प्शन बहुत मिनिमल रेट से बहुत ही कम होगा। और हमें डेंचर को इस तरीके से डिजाइन करना पड़ता है कि इन सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स यानी कि लोड बेयरिंग एरियाज होते हैं वहां पर ही मैक्सिमम फोर्स कॉन्सेंट्रेट किया जाए। हार्ड पैलेट का जो पोस्टीरियर लेटरल स्लोप है वो प्राइमरी स्ट्रेस बेयरिंग एरिया है और रूगे सेकेंडरी स्ट्रेस बेयरिंग एरिया है। मैक्सिला में ये सारे सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं: हार्ड पैलेट, रेसिडुअल रिज, रूगे, मैक्सिलरी ट्यूब्रोसिटी। सबसे पहले हार्ड पैलेट के बारे में पढ़ते हैं। हार्ड पैलेट, हार्ड पैलेट का जो एंटीरियर पार्ट होता है, आगे का पोर्शन, वो पैलेटिन शेल्फ्स के फ्यूजन से बनता है और सेंटर पे मीट करता है और एक मीडियन सूचर बनाता है। अगर डायग्राम में देखा जाए, ये हमारा डेंचर हो गया, ये रिज हो गई, ये हो गया मिडलाइन सूचर। ये एरिया है सेकेंडरी स्ट्रेस बेयरिंग एरिया या सेकेंडरी सपोर्ट एरिया। ये हो गया प्राइमरी सपोर्ट एरिया। पैलेटिन बोन का जो हॉरिजेंटल प्लेट होता है वो फॉर्म करता है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पैलेट। जो सबम्यूकोसा होती है मिड पैलेटिन सूचर के ऊपर वो बहुत ही थिन होती है, इसीलिए जब भी हम डेंचर बनाते हैं हमें उस एरिया को रिलीफ देना पड़ता है। और जैसा कि हमने डायग्राम में आपको पहले ही दिखाया है, जो हार्ड पैलेट का लेटरल हिस्सा है, हॉरिजेंटल पोर्शन मिड लाइन से, वो प्राइमरी स्ट्रेस बेयरिंग एरिया होता है
और जो बोन का ट्रेबेकुलर पैटर्न होता है वो परपेंडिकुलर होता है फोर्स से, ताकि वो मैक्सिमम फोर्स को विथस्टैंड कर सके। जो रूगे वाला एरिया है वो सेकेंडरी सपोर्ट एरिया की तरह एक्ट करता है। इंसिसिव पेपिला, नेजोपैलेटिन कैनाल और मिड पैलेटिन को भी हमें डेंचर बनाने के समय रिलीव करने की जरूरत होती है। रेसिडुअल रिज। रेसिडुअल रिज, जैसा कि आप नाम से ही पता चल रहा है, रेसिडुअल यानी रेसिड्यू, बचा हुआ। जो एल्वेलर रिज का पोर्शन बचा हुआ होता है और कवर्ड होता है सॉफ्ट टिश्यू से, उसे हम रेसिडुअल रिज कहते हैं। जब दांत निकाल लिए जाते हैं उसके बाद जो एरिया बच जाता है, जो कि बचा हुआ हिस्सा होता है रिज का, उसे हम रेसिडुअल रिज कहते हैं। रेसिडुअल रिज किसी डेंचर में ऐसे दिखाई देती है, रेसिडुअल रिज। जैसे ही दांत निकाले जाते हैं रेसिडुअल रिज रैपिडली रिजॉल्व होनी शुरू हो जाती है, जो कि थ्रू आउट लाइफ चलता ही रहता है। रिज कभी भी रुकती नहीं है, हमेशा उसका रिजॉर्प्शन या तो फास्ट रेट में या स्लो रेट में हमेशा चलता ही रहता है। जो रिज के ऊपर की सबम्यूकोजा होती है उसमें एडिक्वेट रेजिलेंसी होती है, जो कि डेंचर को सपोर्ट करती है। रिज का जो क्रेस्ट वाला एरिया होता है, ये वाला, ये एरिया सेकेंडरी स्ट्रेस बेयरिंग एरिया होता है। और जो लूजली अटैच सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं रिज के स्लोप्स वाले एरिया में, वो ज्यादा फोर्स को विथस्टैंड नहीं कर सकते हैं मैस्टिकेशन के दौरान। रिज का जो पोस्टीरियोलेटरल पोर्शन होता है वो प्राइमरी स्ट्रेस बेयरिंग एरिया होता है। रूगे। रूगे म्यूकोजल फोल्ड्स होते हैं जो कि एंटीरियर रीजन में, जो पैलेट होता है उसके एंटीरियर रीजन में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि ये हमारा पैलेट हो गया, ये जो फोल्ड्स होते हैं इन्हें हम रूगे कहते हैं। रूगे सेकेंडरी सपोर्ट एरिया की तरह काम करते हैं और ये फोल्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी स्पीच में। मेटल डेंचर जब हम बनाते हैं तो उसमें इन रूगेस को रिप्रोड्यूस किया जाता है ताकि वो पेशेंट के लिए कंफर्टेबल हो। मैक्सिलरी ट्यूब्रोसिटी। मैक्सिलरी ट्यूब्रोसिटी एक बल्बस एक्सटेंशन होता है रेसिडुअल रिज का सेकेंड और थर्ड मोलर रीजन में। जैसे कि हम डायग्राम में देखते हैं, ये हो गया डेंचर, ये होगी हमारी रिज। ये वाला जो हिस्सा होता है सेकेंड और थर्ड मोलर रीजन वाला, इसे हम कहते हैं मैक्सिलरी ट्यूब्रोसिटी। जो कि पोस्टीरियर पार्ट होता है रिज का और ट्यूब्रोसिटी वाला एरिया होता है, उसे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बोलते हैं क्योंकि ये सपोर्ट, मैक्सिमम सपोर्ट हमें इन्हीं से प्रोवाइड होता है और ये लीस्ट लाइकली रिजॉर्ब होते हैं, यानी कि इनका रिजॉर्प्शन रेट बहुत स्लो होता है, तो ये रिजॉर्ब भी बहुत कम होते हैं और डेंचर में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में इनका एक अहम हिस्सा होता है। रिलीफ एरियाज। रिलीफ एरियाज जैसा कि नाम हमें बता रहा है, रिलीफ एरियाज यानी हमें उन्हें रिलीफ देना पड़ता है। इन एरियाज में अगर कांस्टेंट प्रेशर या फोर्स लगता है तो ये रिजॉर्ब होने लग जाते हैं, इसीलिए, और बहुत ही फ्रेजाइल भी होते हैं, इसीलिए इन स्ट्रक्चर्स को हमें रिलीफ करने की ज़रूरत है। हम जब भी डेंचर को फैब्रिकेट करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, तो हम डेंचर को इस तरीके से फैब्रिकेट करेंगे या डिज़ाइन करेंगे कि जो मैस्टिकेटरी लोड है, फोर्स है, वो इन एरियाज पे कॉन्सेंट्रेट ना हो। मैक्सिला में
4 रिलीफ एरियाज होते हैं, इंसिसिव पैपिला, मिड पैलेटाइन रैफे, फोविया पैलेटिना एंड कस्पिड एमिनेंस। सबसे पहले इंसिसिव पैपिला पढ़ते हैं। इंसिसिव पैपिला, इंसिसिव पैपिला क्या है? इंसिसिव पैपिला एक मिडलाइन स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रेजेंट होता है सेंट्रल इंसाइजर्स के एकदम पीछे। अगर हम डायग्राम में देखें तो ये हो गए हमारे सेंट्रल इंसाइजर, इनके एकदम पीछे वाला हिस्सा इसे कहेंगे हम इंसिसिव पैपिला। इंसिसिव पैपिला नेज़ोपैलेटाइन नर्व्स और वेसल्स का एग्जिट पॉइंट होता है। इसे हमें रिलीव करने की जरूरत है, नहीं तो ये कंप्रेस करेगा वेसल्स और नर्व्स को, जो कि नेक्रोसिस कॉज कर देगा उस एरिया का, और पैरेस्थीसिया होने के भी चांसेस हो सकते हैं एंटीरियर पैलेट में। मतलब हमें इस एरिया को, इंसिसिव पैपिला को रिलीव करना मस्ट है, जरूरी है। अगर हम नहीं करेंगे तो एंटीरियर पैलेट का पैरेस्थीसिया होने के चांसेस हैं, क्योंकि ये डेंचर जो है उस एरिया को कंप्रेस करेगा, प्रेस करेगा, जो कि वहां के टिश्यू का नेक्रोसिस कॉज कर देगा। मिड पैलेटिन रैफे, मिड पैलेटिन रैफे ये एक मीडियन सूचर होता है जो कि कवर होता है थिन सबम्यूकोजा से। हम डायग्राम में देखते हैं, ये हो गया हमारा मैक्सिलरी पैलेट। ये जो मिडलाइन स्ट्रक्चर है, सूचर है, इसे कहते हैं मिड पैलेटिन रैफे। जब हम डेंचर बनाते हैं तो हमें मिड पैलेटिन रैफे को रिलीव करने की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव एरिया होता है पैलेट में प्रेशर के लिए। फोविया पैलेटिना, फोविया पैलेटिना, फोविया पैलेटिना बनता है बहुत सारी म्यूकस ग्लैंड्स के डक्ट्स के जुड़ने से। ये एक आर्बिट्री गाइड की तरह भी काम करता है। पोस्टीरियर बॉर्डर जो डेंचर का है उसको गाइड भी करता है एक तरीके से, क्योंकि हमें डेंचर को वहीं तक एक्सटेंड करना होता है। जो फोविया पैलेटिना की पोजीशन होती है वो इन्फ्लुएंस करती है डेंचर के पोस्टीरियर बॉर्डर को। जो डेंचर है वो 1 से 2 mm हम फोविया पैलेटिना के बियॉन्ड लेके जा सकते हैं। फोविया पैलेटिना से एक सेक्रेशन रिलीज होता है जिसकी वजह से वो रिटेंशन में हेल्प करता है। अगर पेशेंट में थिक रोपी सलाइवा है तो फोविया पैलेटिन को हमें अनकवर्ड रखना है, कवर नहीं करना है। अदरवाइज जो थिक रोपी सलाइवा है वो डेंचर और टिश्यू के बीच में घुस जाएगा और वहां पर वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को इंक्रीज कर देगा और जो हमारा डेंचर है वो डिस्प्लेस हो जाएगा। फोविया पैलेटिना को अगर हम डायग्राम में देखेंगे तो ये अगर हमारा पैलेट हो गया, ये हमारा मिड सूचर है, ये जो 2 डॉट्स हैं ये हमारा फोविया पैलेटिना है। कस्पिड एमिनेंस, कस्पिड एमिनेंस क्या है? कस्पिड एमिनेंस बोनी एलिवेशन होता है रेसिडुअल एल्वेलर रिज के ऊपर, जो कि कैनाइन के एक्सट्रैक्शन के बाद दिखाई देता है, और ये लोकेटेड होता है कैनाइन और फर्स्ट प्रीमोलर के बीच में। जैसे कि अगर ये रिज है, ये कैनाइन टूथ का रीजन है। कैनाइन टूथ अगर निकल गया तो उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी बोनी एमिनेंस दिखाई देगी। इसे हम कस्पिड एमिनेंस कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फ्रेंड्स, if you like my video, please subscribe my channel and ring the bell icon for latest updates.